हाय माय डियर लर्नर्स, कैसे हो? उम्मीद करते हैं अच्छे होगे। गाइस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सेकंड वीडियो में हम देखेंगे एक्चुअल में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इंटरफेस कैसे दिखता है, इसमें सेल क्या होते हैं, वर्कबुक वर्कशीट क्या होता है, सारे डिफरेंसेस वन बाय वन क्लियर करते हुए चलेंगे। गाइस, आप बहुत जगह पढ़े होगे, बहुत सारे यूट्यूबर्स यूट्यूब पे वीडियो ऐसे डाले हैं, आप देखे भी होगे। वो आपको बता देंगे ये ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। बट गाइस, एक्चुअल में ऑप्शन क्यों दिखता है, हम रियल लाइफ के सिनेरियो से एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। यदि एक बार ये वीडियो देख लिया ना, इन फ्यूचर आप यदि 10 साल बाद भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज करो ना, तो आपकी फ्लुएंसी और आपकी स्पीड स्लो नहीं होने वाली है, वही रहेगी। सो गाइस, यदि वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। सो विदाउट डिले वी कंटिन्यू आवर क्लासेस। ओके, डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू एक्सेल में व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, व्हाट इज वर्कबुक इन एक्सेल, व्हाट इज वर्कशीट, रो क्या होता है, अगेन कॉलम क्या होता है, सेल क्या होता है, सेल की एड्रेस क्या होती है, और फॉर्मूलाज कैसे लिखे जाते हैं एक्सेल के अंदर, एक्सेल में फंक्शंस क्या होते हैं, और रेंज क्या होता है एक्सेल के अंदर। ठीक है, इन सारी चीजों को डिस्कस करते हुए हम चलेंगे वन बाय वन। और इसमें से जितने भी क्वेश्चन है ना, मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। कभी कभी सेल क्या होते हैं छोटे लेवल पे, लेकिन बड़े लेवल पे जाओगे तो आपसे पूछा जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट यदि क्वेश्चन देखना तो फंक्शन पूछा जाता है, और सेल की एड्रेसिंग तो आप यूज करते करते जान जाते हो। रो कॉलम क्या होता है, इस पे क्वेश्चंस कर दिए जाते हैं कभी कभी। और वर्कशीट में वर्कबुक में क्या अंतर होता है, ये पूछा जाता है। ठीक है, ये 4-5 टर्म्स हैं जो आप बार बार यूज करते हो मल्टीपल टाइम। फोकस करना, ध्यान से देखना। पहला है व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या होता है, ध्यान से देखना। बोल रहा है स्प्रेडशीट प्रोग्राम, एक प्रकार का स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है यूज्ड फॉर डेटा एंट्री, जिसका यूज हम करते हैं डेटा को इंटर करने के लिए, डेटा एंट्री के लिए। और इस पे क्या क्या कर सकते हो, डेटा की एंट्री भी कर सकते हो, कैलकुलेशंस भी कर सकते हो, एनालाइज करके विजुअलाइजेशन भी कर सकते हो। एनालाइज करने का मतलब जैसे कि आप जब डेटा रखते हो तो डेटा टेबल के फॉर्मेट में होती है, रो या कॉलम फॉर्मेट में। उस डेटा को देख के समझना इज एनालाइजिंग प्रोसेस। अब विजुअलाइजेशन का मतलब आप चार्ट या ग्राफ उस पे अप्लाई करते हो, दैट मीन्स आप विजुअलाइज कर रहे हो। जैसे एक प्रकार से यहाँ पे विजुअलाइज किया जा रहा है इसको। ठीक है, और डेटा की जैसे एंट्री कुछ भी करते हो ना, तो आप उसकी बस देख रहे हो ना, प्रॉपर तरीके से एनालाइज कर रहे हो कि किसमें क्या मैं पास कर सकता हूँ, किसके थ्रू कौन सा चार्ट बना सकता हूँ, मैं बेटर इंसाइट्स क्या निकाल सकता हूँ। दिस इज एनालाइजिंग प्रोसेस, मतलब कि सोच रहे हो आप। क्लियर। कैलकुलेशंस का मतलब होता है, कैलकुलेशन में जैसे कभी कभी किसी किसी कॉलम में आपको नीड पड़ जाती है कुछ चीज ऐड करने की, या कभी मानो आप सपोज दैट सैलरी वाला कॉलम है, सैलरी वाले कॉलम से आप चाहते हो सर मैं एवरेज सैलरी फाइंड करना, तो एवरेज सैलरी में यानी कि कैलकुलेशन लगा रहे हो, फॉर्मूला लगा रहे हो, वो चीजें कर रहे हो, कुछ गणना कर रहे हो। अब मानो आप चाहते हो सर टोटल जो स्टूडेंट के मार्क्स है उनको जोड़ना चाह रहा हूँ, सम करना चाह रहा हूँ, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, इन सब चीजों का यूज करते हैं। बस इतना माइंड में याद रखो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक प्रकार का स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है जिसमें डेटा को इंटर किया जाता है, डेटा कैलकुलेशन किया जाता है, फॉर्मूलाज अप्लाई किए जाते हैं, एनालाइज किया जाता है, विजुअलाइज करके चार्ट्स वगैरह बना दिया जाता है। क्लियर। विजुअलाइजेशन में ही आपका इंक्लूड होता है चार्ट्स एंड ग्राफ। ऑलराइट, किस टाइप के चार्ट होते हैं, कितने चार्ट्स होते हैं, मैं ऑलरेडी एक बार डिस्कस किया हूं आप लोगों से, बट मैं करूंगा कि जो भी चार्ट्स हैं, जितने भी टोटल चार्ट्स होते हैं, सारे चार्ट को डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट मैं आपको डैशबोर्ड बनाना सिखाऊंगा, डेटा की एनालाइजिंग कराऊंगा। ठीक है, कोई ऐसा, क्योंकि ये हमें नहीं रियलाइज होना चाहिए ना कि सर कॉलम चार्ट कब यूज करेंगे, सर बाई बार चार्ट कब यूज करेंगे, पाई चार्ट कब यूज करेंगे, लाइन चार्ट कब यूज करेंगे, बिकॉज दिस इज द मेन डाउट। स्टूडेंट्स का ये सबसे बड़ा डाउट रहता है। एक एक चीज करते हुए चलेंगे, परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट होता है ओवरऑल डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखना, मैं कल भी एक चीज डिस्कस किया था और आज भी चीज डिस्कस कर रहा हूँ। वर्कबुक क्या होता है, वर्कबुक का मतलब होता है गाइस ना, एक किताब की तरह होता है, और एक वर्कबुक में मल्टीपल वर्कशीट्स हो सकते हैं। वही बोल रहा है, अ फाइल, एक ऐसी फाइल जो कि कंटेन करती है मल्टीपल वर्कशीट को। मतलब कि एक ऐसी फाइल के एक ही फाइल के अंदर ही तो मल्टीपल, यानी कि एक वर्कबुक है उसमें मल्टीपल किताब सॉरी पेजेस हैं, वैसे ही एक वर्कबुक है, वर्कबुक के अंदर मल्टीपल वर्कशीट है। क्लियर गाइस, बोला यार। यस सर। ओके, जैसे मानो एक प्रकार से मैंने फाइल ओपन किया, इस फाइल का नाम है सपोज दैट डेमो फर्स्ट करके ऐसा है, और यहाँ पे आपको देखना दिखेगा ना सीट 1, ऐसे प्लस प्लस का यहाँ पे सिंबल दिखा रहेगा। दूसरा सीट एक ही फाइल में ऐड करनी है, तो यहाँ पे प्लस में क्लिक करोगे तो दूसरी सीट आ जाएगी, फिर क्लिक करोगे तो तीसरी सीट आ जाएगी। दैट मीन्स वो हमारा एक प्रकार से वर्क सीट होता है। ठीक है,
अगेन देखना, व्हाट इज वर्कशीट दे भी दिया यहाँ पे, बोल रहा है अ सिंगल स्प्रेडशीट विद इन वर्कबुक, मतलब बोल रहा है ना वर्कबुक के अंदर जो सिंगल वर्कशीट होता है जहां डेटा को इंटर किया जाता है और डेटा के साथ मैनिपुलेशन या कोई भी टास्क परफॉर्म कराते हैं वही को क्या, उसी को क्या बोलते हैं गाइस, वर्कशीट बोलते हैं। क्लियर हुआ? एक प्रकार से एक वर्कशीट है तो दूसरी वर्कशीट ओपन होगी। आ रहा है समझ में? वर्कशीट और वर्कबुक में किसी को डाउट नहीं ना है? ठीक है, मैं घर का आजाद छोटा बेटा हूँ, मेरी ओके। जिम्मेदारी। आगे चलते हैं। व्हाट आर रो इन एक्सेल? एक्सेल में रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है? सर ये रो और कॉलम जब मैं आपको नंपाई पढ़ाऊंगा, ध्यान से सुनना, जब मैं आपको नंपाई पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैट्रिक्स में बनवाऊंगा, उस टाइम पे भी आप यही रो कॉलम को यूज करते हो और यहाँ पे भी यही वही रो कॉलम यूज होता है। सो यहाँ पे फोकस करना, रो क्या होता है। एक्सेल के अंदर का इतना ये जो 1 2 3 के फॉर्मेट में दिख रहे हैं ना, इनको क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रो। रो क्या होता है? बोल रहा है हॉरिजेंटल लाइन, इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल लाइन और इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। यानी कि जो हॉरिजेंटल लाइन होती है ऑफ सेल वर्कशीट आइडेंटिफाइड बाय नंबर्स, जो कि नंबर से आइडेंटिफाई होती है, उसे क्या बोलते हो? रो बोलते हो ना। यही रो होता है, यानी कि ये रो नंबर 1 हो गया, रो नंबर 2 हो गया, रो नंबर 3, रो नंबर 4, इस टाइप से होता है। ठीक है। और यदि कॉलम की बात की जाए, व्हाट इज कॉलम? कॉलम क्या होता है? हॉरिजेंटल की जगह पे आप लिख दोगे वर्टिकल, यानी कि वर्टिकल लाइन ऑफ द सेल। सर हाँ सर वो थोड़ा सा और जूम करके थोड़ा पढ़ाइएगा, बहुत छोटा दिख रहा है। क्या अब दिख रहा है संदीप? यस सर, बढ़िया है सर, धन्यवाद सर। अरे कोई नहीं, बोल दिया करो। मुझे तो दिख रहा है, तो मुझे लगा कि फोन में ही देख रहे हो ना। फोन में देख रहे हो क्या? दोनों में सर चल रहा है। ओके ठीक है, फोकस करना। अभी तक हमने रो को डिस्कस किया है। रो का मतलब होता है हॉरिजेंटल लाइन, यानी कि हमेशा याद रखना, माइंड में पूछा जाता है रो किस फॉर्मेट में होता है, कॉलम किस फॉर्मेट में होता है। जो रो आपका रहता है ना, वो नंबर के फॉर्मेट में रहता है, 1 2 3 के फॉर्मेट में, और जो आपका कॉलम रहता है वो अल्फाबेट फॉर्मेट में रहता है। क्लियर? वही बोल रहा है कॉलम क्या होता है। कॉलम एक प्रकार का वर्टिकल लाइन होता है ऑफ सेल इन वर्कशीट, और आइडेंटिफाई होता है वो किससे? लेटर से। लेटर का मतलब क्या होता है? ABCD, मतलब इसी को लेटर बोलते हो। देखो ये मत सोच लेना कि कॉलम ए कॉलम बी। कॉलम ए का मतलब हुआ ए वाला, कॉलम बी का मतलब हुआ ए, कॉलम सी का मतलब है, कॉलम डी का मतलब है, कॉलम ई का मतलब है, इसी तरह होता है। ओके बोलो यार, इतना यदि समझ में आ गया होगा तो आगे चलते हैं। व्हाट इज सेल? सेल जो होता है ना गाइस, वो पर्टिकुलर रो और कॉलम को मिला के जो चीज एक बनता है ना, उसे क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। मतलब सेल क्या होता है बोल, देखें यहाँ पे, देखो लिखा है द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। इंटरसेक्शन का मतलब होता है काटना। इंटरसेक्ट दैट मीन्स काटना। यानी कि रो यहाँ पे आ रहा है ऐसे रो, और एक कॉलम, ये जहां पे मिलेंगे ना, एक प्रकार का ये सेल हो गया। आ गया समझ में? आप मैथमेटिक्स में पढ़े होगे, मैट्रिक्स वगैरह में, तो ये चीजें पढ़ते हो, रो वाइज कॉलम वाइज, जहां पे इंटरसेक्ट होती है पॉइंट, उसी पॉइंट को लेते हो। इसी टाइप से क्या होता है? एक सेल होता है। सेल जो होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम होता है। बोलो गाइस। हाँ, यदि सर इसको बोला जाए, यदि मानते हैं यहाँ पे है, देखना ये 1 वाला है, ऐसे दिख रहा है ना? ये दिख रहा है कि नहीं आप लोग को? 1 2 3 जो लिखा है इस पे। यस सर। ठीक है, यदि मैं पूछूं ना कि इसकी एड्रेस क्या है, तो इसकी एड्रेस क्या बताओगे? इसकी एड्रेस बताओगे ना गाइस? J1 1J, दिस इज रॉन्ग। लेकिन आपके माइंड में कभी ये सोचे हो, मानते हैं टीचर्स आपको बता देते होंगे, या मैं ही आपको बता रहा हूँ J1 इसको बोल रहे हैं, लेकिन आप कभी ये सोचे हो कि सर 1J क्यों नहीं बोलते हैं? पाइथन पढ़ के आए हो, बताओ क्यों नहीं बोलते हैं दुर्गेश? 1J क्यों नहीं बोलते हैं? J1 क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि नंबर वेरिएबल नंबर से स्टार्ट नहीं होता है। नंबर से स्टार्ट
नहीं होता है। हाँ। दिस इज द ओनली वन रीजन। लेकिन हमें एक्सेल जब पढ़ाया गया होगा तो हमें डायरेक्टली बोल दिया गया होगा कि देखो J1 एड्रेस है, बट एक्चुअल में इसको नहीं लिखने का यही रीजन होता है। ऐसा नहीं है कि बस इसी में, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चले जाओ, आप नंबर से वेरिएबल नहीं बना सकते हो। क्लियर गाइस? आगे चले। यस सर। ओके, यदि इतना आपको समझ में आ गया, हाँ। लेकिन सर यदि मैं पर्टिकुलर वैल्यू निकालना चाहूँ तो आप कॉमा लगा के निकालते हो। जैसे कि मानो मैं अभी बता रहा हूँ, जैसे मैं सम कर रहा हूँ किसी को, तो मैं सम लिखने से पहले इज इक्वल टू लगाऊंगा, और सम एक प्रकार का फंक्शन होता है। अब ध्यान से देखना, मैं पर्टिकुलर सेल की वैल्यू चाहता हूँ। यदि मैं इसकी वैल्यू चाहूंगा तो मैं लिखूंगा J1। अगेन आप चाहते हो सर इसकी वैल्यू ले लेना, फिर इसकी वैल्यू लेना। अब एक इसमें कॉलम का नाम क्या है? M, और रो का नाम क्या है? 3, यानी कि M3। यानी कि पर्टिकुलर वैल्यू को जब निकालोगे तो आप कॉमा लगा के सेपरेट करोगे। बट आप एक पार्ट को निकालना चाहोगे ना, एक पार्ट को, तो आप ऑलरेडी पढ़ के आए हो स्लाइसिंग। स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है? काटना, एक पार्ट को निकालना, यही सिंबल होता है ना। यानी कि यदि, हाँ, जो ये बताएं इक्वल टू सम, ये स्टार्टिंग से एक बार बता दीजिएगा, शिवम को समझ नहीं आया। ध्यान से देखना। कहाँ गया यार? ध्यान से देखना बाबू, दो चीजें होती हैं। एक होता है ना फार्मूला, अभी यहाँ पे नीचे में लिखा भी है फार्मूला और फंक्शन, बट यहाँ पे बता रहा हूँ। एक होता है फार्मूला, एक होता है फंक्शन। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। जो फंक्शन होता है ना वो बना बनाया होता है, और फंक्शन का सिंबल आपको मैं ऑलरेडी बताया हूँ कि बाबू ऐसे पैरेंथेसिस ब्रैकेट लग जाए और उसके आगे कुछ भी लिख दो तो क्या बन जाता है? फंक्शन। क्या बन जाता है इसका? फंक्शन बन जाता है। अब यहाँ पे मैंने एक सम नाम का क्या लिखा? फार्मूला लिखा कि फंक्शन लिखा? देखो पहले पढ़े होगे तो बोलते होगे, या टीचर्स कोई भी बताया होगा, मैं नहीं जानता, कोई भी बताया होगा तो बोले होंगे लोग कि देखो बाबू ये फार्मूला होता है, लेकिन आज के बाद इसे फार्मूला नहीं बोलोगे, फंक्शन बोलोगे। क्या बोलोगे? फंक्शन बोलोगे, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब यदि आपको सम करना है एक एक वैल्यू को, कहीं से भी रेंडमली वैल्यूज निकाल के करना चाहते हो, देन आप कॉमा लगा के करोगे। जैसे कि आप चाहते हो इसमें से इस वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हो, इस वाले पोजीशन को, तो सबसे पहले देखोगे इस कॉलम का नाम क्या है। कॉलम का नाम क्या है गाइस? ओ। एक किस रो में है? पहले रो में है, यानी कि O1 है। O है, देखना ये 01 नहीं लिखा हूं मैं, ठीक है। ये O1 वाले एड्रेस पे है। अगेन यदि आप चाहते हो सर इसके जस्ट बाद मैं चाहता हूं कि इस वैल्यू को निकालना, ये फोर्थ वाले में है। कॉलम का नाम क्या है? कॉलम का नाम O है, और रो का नाम क्या है? इस रो में है, फोर्थ वाले में है ना। यानी कि क्या लिखेंगे यहाँ पे? कॉमा O4। लेकिन हाँ, यदि आप यही चीज चाहते हो सर, यदि यही चीज मैं चाहता हूं कि ए वाली P आए और जस्ट इसके बाद वाला A आए, दोनों आ जाए, तो आप उस टाइम पे क्या करोगे ना, आप डायरेक्टली चाहोगे तो कॉमा लगा के नहीं, डायरेक्टली स्लाइसिंग भी कर सकते हो। वहां पे लिखना पड़ेगा आपको सम ऑफ, यानी कि फंक्शन सम नाम का लिख दिया, और कहां से कहां तक ले रहे हैं? 1 से, तो इन दोनों को लेना है ना, तो P1 से P2 तक ले रहे हैं, P1 से P2 तक। बोलो गाइस। हाँ, इस कंडीशन पे एक कंफ्यूजन अपने माइंड में मत लाना कि सर इंडेक्सिंग तो हम जब, स्लाइसिंग तो जब हम करते हैं तब बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग हम जहां से लिखते हैं वहीं से करता है, लेकिन जब हम P2 लिख रहे हैं ना तो एक कम करके लेता है। बट एक्सेल में गाइस ना वो पूरा कवर कर लेता है, जहां तक पास कर रहे हो। इस चीज को थोड़ा माइंड में रखना, ठीक है। बोलो यार, समझ में आया दुर्गेश? यस सर। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? यहाँ पे एक प्रकार से ऐसे समझ सकते हो कि सर मैं यहाँ पे इंडेक्सिंग कर रहा हूँ, और यहाँ पे क्या कर रहे हो? स्लाइसिंग कर रहे हो, एक पार्ट को निकालते हो। अगेन ध्यान से देखना, सेल तो हम देख चुके हैं। अगेन बोल रहा है व्हाट इज सेल एड्रेस। सेल का एड्रेस क्या होता है? अभी जस्ट यहाँ पे देखो, यानी कि इसकी एड्रेस क्या है, इसकी पोजीशन क्या है। यदि मैं इसका पोजीशन पूछ रहा हूँ, इस वाले का, यदि इसका पोजीशन पूछू तो क्या बताओगे? बोलो ना यार, इसका पोजीशन क्या बताओगे? सर M3, कॉलम M, और रो क्या?
तो यही है ना यार, देखो यही है ना, बोलो समझ में आ रहा है? वही होता है यहाँ पे, देख लो सेल एड्रेस क्या होता है, यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ईच सेल, प्रत्येक सेल के लिए कोई यूनिक उसका आइडेंटिफायर होगा, जैसे कि कंबाइनिंग ऑफ द कॉलम लेटर एंड रो नंबर। कॉलम का लेटर लेते हो आप, कॉलम का जो लेटर है ना कॉलम में, और रो का जो क्या है नंबर है 1 2 3 फॉर्मेट में, उसी को लेते हो। जैसे A1, यदि मैं बोल दूं A1 दैट मीन्स इसको ले रहा है। यदि मैं आपसे बोल देता हूं कि 12, आप बताओ कहाँ पे उसको एक्सेस करोगे? कि है ए वाला कॉलम, है तो जान गए आप, ठीक है। और 12 कहाँ है? ये है, यानी कि ऐसे इधर खींच दो और इधर के से ऐसे सीधे लाइन लेकर आओ, जो जहां पे ब्रेक होगी ना उसी को क्या बोलोगे? इसका एड्रेस बोलोगे। ये इसका एड्रेस हो गया। समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, उसके बाद देखते हैं व्हाट इज फॉर्मूला इन एक्सेल। एक्सेल में फॉर्मूला क्या होता है? एक्सेल में फॉर्मूला नॉर्मली, जैसे कि ये तो भी फंक्शन हो गया, फॉर्मूला में क्या होता है, जैसे मानो ये दो सेल हैं, इसमें मानते हैं मैं रखा हूँ 50 और इसमें रखे हो आप आई वाले में 40। यदि इन दोनों को जोड़ना है तो आप सिंपली क्या लिखोगे? इज इक्वल टू लगाओगे, और यहाँ पे क्या है G1 है ना, तो लिखोगे G1 प्लस ये क्या है I1। अब जैसे इसको करोगे सर, इसको मैं पेरेंथेसिस में रख सकता हूँ क्या? पेरेंथेसिस में भी रख सकते हो, पेरेंथेसिस बिना भी रख सकते हो, लेकिन हाँ क्या मैं इसको फंक्शन बोल सकता हूँ क्या बाबू? यदि मैं इसको पेरेंथेसिस में भी रख देता हूँ ना और इसके आगे कुछ नहीं लिखा हूँ तो मैं इसको फंक्शन नहीं बोल सकता? बोल सकते हो? No, sir. नहीं बोल सकते हो ना। अब इन दोनों को ये जोड़ देगा तो यहाँ पे हमारा आउटपुट फाइनली क्या आ जाएगा? 90 आ जाएगा। लेकिन ध्यान से देखना, आपके माइंड में कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। जैसे आप नॉर्मल ऐसे समझ सकते हो, जब आप बनाते थे टपल बनाते थे तो पेरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर लिखते थे 2 या 2 से अधिक वैल्यू, और इसको डायरेक्टली आप किसी में असाइन कर दे रहे थे, तो क्या आप इसको फंक्शन बोल रहे थे? इसको फंक्शन नहीं बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? सर ये टपल है और टपल पी नाम के वेरिएबल में स्टोर है, यही काम तो यहाँ पे किए हो। तो ये फार्मूला इस टाइप से रहता है। ये मत कभी देखना कि सर पेरेंथेसिस लगा के यदि लिख दें इसमें और इसके आगे कुछ नहीं लिखे हैं तो हम उसको फंक्शन बोल देंगे। जब लिखेंगे कुछ भी, यदि यहाँ पे मैं लिख दूं एवरेज, तब वो आ जाएगा। लेकिन एवरेज जब लिखोगे तो प्लस करने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कॉमा लगा के लिख दोगे तो एवरेज जानता है कि मुझे क्या काम करना है, उसके अंदर पहले से प्रोग्राम किया गया है। आ गया समझ में? तो वही होता है फॉर्मूला। देखो बोल रहा है अ मैथमेटिकल इक्वेशन एंटिटीज इनटू अ सेल टू परफॉर्म कैलकुलेशंस लाइक A1 प्लस B1। A1 में कोई चीज है, B1 में कोई चीज है, इनको भी ऐड कर देगा। क्या सर ऐसे ही बस कर सकता है क्या? एक वैल्यू यहाँ पे है और एक वैल्यू यहाँ पे है, इनको भी ऐड कर सकते हो आप। सपोज दैट यहाँ पे मैंने रखा है 2 और यहाँ पे रखा है 4, इन दोनों को ऐड करना है तो क्या लिखोगे? सिंपल इज इक्वल टू का सिंबल लगाओगे क्योंकि सम करना है इनका, और यहाँ पे क्या लिखोगे? A7 प्लस 11, इनको जोड़ देगा। सर क्या मैं इज इक्वल टू नहीं लगाऊं तो इसको जोड़ेगा क्या? नहीं। लेकिन हाँ माइंड बहुत आपको कभी कभी ये चीजें सोचने पे ऐसा माइंड में क्वेश्चन आता है, क्या सर मुझे बार बार ये चीजें टाइप करनी पड़ेगी क्या? टाइप नहीं करनी पड़ती है। आप जैसे इक्वल टू लगाओगे ना, आप समझ जाएगा कि आप कोई वैल्यू लेना चाह रहे हो। जैसे उसके एड्रेस पे आप अपने माउस का कर्सर क्लिक करोगे ना, जैसे इस पे क्लिक करोगे ना, ऑटोमेटिक उसको इस एड्रेस को ले लेगा। अगेन प्लस लगाओगे, फिर जिस पे करोगे उसकी एड्रेस ले लेगा। आपको उस पे लिखना नहीं है। अगेन बहुत सारे स्टूडेंट्स का माइंड में आता होगा, सर कभी कैपिटल लिखते हो कभी स्मॉल लिखते हो, क्या इसमें अपर केस लोअर केस मैटर करता है क्या? दैट मीन्स केस सेंसिटिव होता है क्या? गाइज इसमें केस मैटर नहीं करता है। आप कैपिटल लिखो या स्मॉल लिखो, वो काम करेगा ही करेगा। इसमें मैंडेटरी नहीं होता है कि आप कैपिटल लिख रहे हो कि स्मॉल लिख रहे हो, या किसी वैल्यू को ही उठाना होगा ना, तब भी आप स्मॉल लिखोगे तब भी वो जान जाएगा कि उसी को ले रहा है, कैपिटल लिखोगे तब भी जान जाएगा। दैट मीन्स केस आर नॉट अलाउड अंडर दिस। तो इतना माइंड में रखना, चाहे पावर BI हो चाहे टेबल्यू के ऊपर काम करो,
चाहे आप माई सिक्वल डेटा बेस के ऊपर काम करो, किसी में भी ये कंडीशन अलाउ नहीं होती, यानी कि अपर केस एंड लोअर केस आर नॉट मैंडेटरी ऑन दिस। बोलो गाइस। तो मैं जब आपको डेटाबेस बताऊंगा ना, माई सिक्वल डेटाबेस, उस टाइम पे भी मैं चीज बोलूंगा। देखो आपको सिलेक्ट लिखना है तो बहुत लोग सिलेक्ट लिखते हैं तो SELECT ऐसे लिखते हैं। अब बहुत, हाँ, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। सर ये दोनों अपर लोअर तो लिख लिए, क्या सर मैं कैमल केस में लिख सकता हूँ क्या? कैमल केस लेटर में भी लिख सकते हो, ऐसे लिख लो, SEL को कैपिटल कर दो, E को फिर कैपिटल कर दो, C को स्मॉल कर दो, T को कैपिटल कर दो, ये भी अलाउ है। दैट मीन्स केस आर नॉन मैंडेटरी, इसी को कैमल केस लेटर बोलते हैं। कैमल केस लेटर इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऊंट मतलब कैमल मतलब क्या होता है? ऊंट। ऊंट की बॉडी जैसे होती है ना, वैसे ये भी होता है, ऐसे। ऑलराइट, इसीलिए इसे कैमल केस लेटर बोला जाता है। ठीक है, फॉर्मूला समझ में आ गया? कहना फॉर्मूला क्या होता है, बोलो ना यार। अगेन हम आगे देखेंगे व्हाट आर द फंक्शंस इन एक्सेल। एक्सेल में फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शन जो होता है क्या होता है? प्री डिफाइंड, पहले से बनी बनाई चीज, यही तो बोला हूं। अब सम आप कर रहे हो कॉमा लगा के, लेकिन इसके अंदर प्रोग्राम किया गया भाई, यदि तेरे को लिखा गया है ना, तेरे अंदर जो भी आएगा ना, उन सभी को तुम प्लस कर देना। दैट मीन्स वो समझ गया है कि कॉमा के जगह पे मुझे प्लस अप्लाई कर लेना है। दैट मीन्स ये हमें नहीं दिख रहा है, ऑलरेडी हमें बनी बनाई चीजें मिल गई हैं। ऐसे समझ सकते हो, हमें एक फ्रेमवर्क मिल गया है, उस फ्रेम में हम चीजों को डाल रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, कोई फोटोज, ठीक है, ये मोबाइल का कवर है ना, इस मोबाइल के कवर को मान लो एक प्रकार से फ्रेम है, और बस इस फ्रेम के अंदर मैंने इस फोन को डाल दिया। दिस इज द प्रोसेस। वैसे ही ये बनी बनाई सम नाम का एक फंक्शन है, उस फंक्शन के अंदर वैल्यू पास करेंगे, उसको क्या करना है वो जानता है। आगे समझ में? अगेन हम आते हैं, फंक्शंस तो समझ में आ गया होगा। प्री डिफाइंड पहले से बनी बनाई चीज होती है। फॉर्मूलाज इन एक्सेल फॉर स्पेसिफिक कैलकुलेशन, कुछ स्पेसिफिक कैलकुलेशन, जैसे आपको सम कराना है तो सम कर देगा, एवरेज करना है तो एवरेज कर देगा, इफ करना है, कंडीशन लगाना है तो कंडीशन लगेगा। लेकिन ध्यान से सुनना, मैं आपको एक बताऊंगा इफ और एक बताऊंगा IFS। इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है और इन दोनों का अपने अपने जगह पे बहुत पावरफुल यूज है। इन इसके थ्रू भी सिंगल कंडीशन मल्टीपल कंडीशन को एग्जीक्यूट कर सकते हो, बट इसका यूज बस करते हैं मल्टीपल कंडीशंस के लिए। बार बार आपको नहीं लिखना पड़े, बार बार आपको नहीं ब्रैकेट लगाना पड़े, इसके लिए हम इसको यूज करेंगे। मैं आपको जब पढ़ाऊंगा ना, आगे फंक्शंस दिखाऊंगा, वहां पे मैं आपके इसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करूंगा। बस इतना याद रखो, जो आप इफ इल्स पढ़ते हो वहां पे ना, बस यहाँ पे इफ होता है, इल्स नहीं होता है। आ गया समझ में? लेकिन जो वहां पे काम करेगा ना, वही सेम काम यहाँ पे करेगा। ये है कि आप इल्स में करके बताते हो, यहाँ पे बस कॉमा लगा के लिख देते हो तो समझ आता है। यदि हम नहीं चलेंगे तो हमारे बगल वाला चलेगा। ओके, बट ऐसा नहीं है कि पाइथन से डिफरेंट है, सेम एज उसी की तरह है, बस थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है, वो मैं दिखा दूंगा कैसे है। क्लियर? बट मैं कुछ टर्म्स बोल रहा हूँ ना, उसको थोड़ा नोट करके तय हुए चलना, फोकस कर लेना। इफ्स में और इफ में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है, अगेन आप आगे पढ़ोगे ना तो मैं आपको दिखाऊंगा, काउंट भी एक प्रकार का फंक्शन होता है, और एक और होता है इसी के जैसे, काउंट ए। इस दोनों में भी जमीन आसमान का अंतर है। सर काउंट क्या करता है? काउंट का गाइस क्या काम है? ये भी एक प्रकार से बना बनाया फंक्शन है। ये क्या करता है ना, इसके अंदर जितने एरियाज को चूज करेंगे, ये ब्लैंक वाले को भी काउंट कर लेता है, लेकिन एक केवल ना वैल्यू वाले को काउंट करता है। यानी कि नल वैल्यू यदि किसी में खाली है, ब्लैंक है ना, तो उसको ये काउंट नहीं करेगा, ये काउंट ये नहीं करेगा उसको। ये केवल वैल्यूज को काउंट करता है, और ये किसको करता है? सभी को कर लेता है। तो हम फंक्शंस के बारे में जब डिस्कस करेंगे ना, देन ऐसा कोई चीज नहीं बचेगा ना जो ना मैं आपको बताऊं। आप जो भी कहीं पढ़े होगे ना, तो उससे कुछ एडवांस चीजें ही आपको सीखने को मिलेंगी। हाँ, हो सकता है कुछ चीजें स्किप हो जाए, मैं इस पे नाम मेंशन कर पाया हूँ, आपके माइंड में हो तो आप भी बोल सकते हो सर यदि ऐसा भी चीज होता है, आप इसे एक बार अप्लाई करके चेक करो, मैं कर सकता हूँ, नोटिस हो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं भी कोई चीज स्किप कर सकता हूँ यार, हो जाता है मेरे माइंड से भी। ठीक है, बट ऐसा तो है नहीं, क्योंकि इसको मैंने बहुत अच्छे से टाइम लेकर बनाया है।
अगेन व्हाट इज रेंज इन एक्सेल? एक्सेल में रेंज क्या होता है? रेंज का मतलब होता है गाइस ना, अभी देखो जस्ट मैं यहाँ पे आपको बता रहा था, कहाँ गया, देखो ऐसे बता रहे थे ना स्लाइसिंग की तरह, वही इसी स्लाइसिंग की तरह जो पार्ट आता है ना उसे रेंज बोलेंगे। अब इस रेंज के अंदर हाँ, यदि मैं यहाँ पे सपोज दैट लिखता हूँ इज इक्वल टू लगा के मैं रेंज सिलेक्ट कर रहा हूँ B1 टू D1, यदि B1 से यानी कि यहां से और D6 ही कर लो, D6 कर लो, वैसे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, वो भी करके दिखा रहा हूँ। D6 B1 से D6 क्या है? ये है ना। अब ये क्या करेगा, इनके अंदर की पूरी वैल्यू को क्या कर लेगा, ये ले लेगा। इसी को बोलते हैं रेंज। जैसे देखते हो ना, बोलते हैं लोग कि इस गन की जो रेंज है ना 100 मीटर है, 200 मीटर है, बोलते हैं ना, वो एक प्रकार से रेंज क्या है, यानी कि उतना एरिया वो कवर कर रहा है, वही रेंज होता है आपका। दैट मीन्स रेंज क्या होता है, यहाँ पे देखो, सिलेक्शन ऑफ 2 और मोर सेल डिफाइंड बाय देयर स्टार्टिंग एंड एंडिंग सेल एड्रेसिंग। जैसे कि A1 से लेके A10 यदि लिखा गया है तो A1 से लेके A10 ये कहां तक करेगा, इन पूरी की वैल्यूज को ले लेगा। आ गया समझ में? बोलो गाइस। अब ये जितनी चीजें इस पे डिस्कस किया ना, सारी चीजों का हम एज इट इज प्रैक्टिकल करते हैं कि कैसे हम स्क्रीन पे वो चीजें हमें दिखती है, कैसे हम उसके ऊपर काम करते हैं, सो दैट आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। अभी तो थियरी पार्ट डिस्कस किए हैं, अब इसका हम एज इट इज प्रैक्टिकल करते हैं। ओके, बोलो कोई दिक्कत अभी तक? किसी को भी कोई भी क्वेश्चन पूछना है? इनमें से किसी को भी कोई डाउट हो तो प्लीज बोल दो। प्रैक्टिकली कराइए सर। एक्सेल ओपन करने के लिए मैं सारा प्रोसीजर बता रहा हूँ। एक्सेल ओपन करने के लिए सबके सिस्टम में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, बट आप डायरेक्टली क्या करोगे, विंडोज पे जैसे प्रेस करोगे ना, आपको यहाँ पे सर्च बार में सर्च करोगे तब भी दिख जाएगा, या माइक्रोसॉफ्ट पे जाके एक्सेल का ऑप्शन चूज करना होता है, वहां से भी चूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिखते हैं एक्सेल। जैसे मैं एक्सेल पे क्लिक करता हूँ ना, यहाँ पे मुझे दिख जाता है, जैसे मैं इस पे सर्च क्लिक करता हूँ एक्सेल ओपन हो रहा है। और मेरा जो एक्सेल है ना ऑफिस 2090 है, 2019 मॉडल है, ठीक है। कितना हो गया? अब यहाँ पे आने के बाद हमें बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। मैं एक ब्लैंक वर्कबुक लेता हूँ क्योंकि इसी पे मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ध्यान से देखना गाइस, ये जो होता है ना हमारा, पहले डेटा कोई ले लेता हूँ, एक मिनट, कोई भी डेटा कहाँ से उठाऊं, डेटा रुक जा, देखता हूँ किसी में कोई डेटा है। डेटा के ऊपर करके दिखाना पड़ेगा ना पूरा आपको अप्लाई। क्या इम्पैक्ट, इसी को लेता है। यार डेटा नहीं है इसमें, डेटा लगता हूँ कोई अकॉर्डिंग टू द एजुकेशन लेवल। ठीक है guys, ये डेटा दिख रहा है ना हमें? बोलो यार, वही तो डेटा दिख रहा है सभी को। यस सर। ये हमारे पास डेटा आया, ये डेटा हमारा रॉ डेटा है। रॉ डेटा का मतलब क्या है, इसमें प्योरिटी इम्प्योरिटी सारी चीजें होंगी। हमें इसके साथ कैसे गेम खेलना है, कैसे इसको हैंडल करना है, टोटली डिपेंड ऑन मी, हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है, ठीक है। बट सबसे पहले इस डेटा को देखते हैं, तो हम एक एक चीज को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वर्कबुक और वर्कशीट। ये गाइस जो मैं ओपन किया हूं ना, ये जो ओपन है ना, इसे बोलोगे आप वर्कबुक। यानी कि यहाँ पे फाइल का नाम क्या है, AI इम्पैक्ट ऑन जॉब 2030, यानी कि मेरे मेन फाइल का नाम ये है, और इस फाइल के अंदर बहुत सारे अलग अलग वर्कशीट हो सकते हैं। दैट मीन्स एक प्रकार का हमारा क्या हो गया, ये हमारा, अरे यार, ये हमारा हो गया वर्कबुक। और इसके अंदर जो ये पहला वाला है, एक सीट है, आप ऐसे प्लस कर करके मल्टीपल सीट्स ऐड कर सकते हो।
आ गया समझ में? यानी कि इसी फाइल के अंदर ये सारे सीट्स मौजूद हैं। दैट मीन्स एक प्रकार का वर्कबुक हो गया और ये आपके क्या हो गए, अलग अलग ये वर्कशीट हो गए। हाँ, अगेन आपके माइंड में आ रहा होगा वर्कशीट वर्कबुक में क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट? तो सर ओके, ध्यान से देखना। इस पे जो काम करते हो ना, आगे मैं आपको बताऊंगा कैनवास एरिया, जब आपको पावर बीआई पढ़ाऊंगा ना, पावर बीआई में इसे जो टेक्निकल वर्ड में बोला जाता है ना, कैनवास एरिया बोला जाता है। ठीक है, बट इतना माइंड में ना रखो, बस इतना समझो कि ये आपका वर्कशीट है, इस पे काम कर रहे हो। ठीक है, अब गाइस ये जो एक हो गया ना, यानी कि ये रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन है, इसको आप क्या बोलोगे? एक मिनट रुक जाओ, मैं थोड़ा सा इमेज करके दिखाता हूँ इस पे। ध्यान से देखना, ये जो है ना एक प्रकार का सेल है। क्या है? सेल है। यदि मैं बोलूं इसका एड्रेस क्या है, देखना सेल तो समझ में आ गया ना, एक प्रकार का सेल है। यदि यहाँ पे लेकर आते हो तो एक प्रकार का सेल है, ये भी एक सेल है, तो सेल्स तो मल्टीपल है इसमें। ठीक है, अब ध्यान से देखना। अब हमें पूछा पूछा जा रहा है कि एड्रेस क्या होता है। यदि मैं पूछूं इसकी एड्रेस क्या है, तो सबसे पहले, अरे यार पेंसिल चलने के लिए नहीं सर हाँ, ये आपका एक्सेल सेल बाय सेल अच्छे से विजुअल नहीं हो रहा है, क्यों? मतलब बड़ा बड़ा बॉक्स दिख रहा है इस टाइप का बड़ा बड़ा हाँ। नहीं यार, अब दिख रहा है? अब क्लियर दिख रहा है? हाँ हाँ सर, हाँ 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 हाँ, डिस्प्ले ही खराब है। ठीक है, डिस्प्ले नहीं खराब है, इस पे थोड़ा वो बोल्ड नहीं मैं किया हूँ। ध्यान से देखना, अभी मैं डेटा कवर करके दिखाऊंगा। अरे वो तो आप चाहोगे तो डेटा पुट करने के बाद आपसे डायरेक्टली टेबल में कन्वर्ट करोगे, तो वहां पे आपको देगा हेडिंग। आप यहाँ से बॉर्डर फॉन्ट वगैरह मुझे लग रहा जो है लगा आप दो सकते दो हो। लाइन मर्ज किए हैं एक ही में। अच्छा, ये ज्यादा पेंसिल टाइप में दिख रहा है ना? अब क्लियर हो रहा है? नहीं वही वही सर, पेंसिल टाइप में दिख रहा रुक जाओ, मैं थोड़ा इसको टेबल में करके दिखाता हूँ, आपको ज्यादा क्लियर दिखेगा। एक मिनट रुक जाओ। है। अब दिख रहा है संदीप क्लियर? बोलो यार, अब दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है कि नहीं गाइस? सर एकदम क्लियर दिख रहा है। ठीक है, ध्यान दो दो मर्ज एक में। यार ऐसे समझो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं लाइन बना दे रहा हूँ। ठीक है, अब दिख रहा है वो? सर हाँ जैसे था स्टार्टिंग में वैसे ही कर दीजिए, टाइम जा रहा है, कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये जो एक चीज हो गई ना, जो ये एक चीज है ना, इसको बोलते हैं सेल। क्लियर? ये एक सेल हो गया। यदि एड्रेस की बात की जाए, यदि एड्रेस के सिनेरियो में आप देखो, तो यदि मैं इसकी एड्रेस पूछ रहा हूं आपसे, यदि इसकी एड्रेस मैं पूछ रहा हूं कि इसकी एड्रेस क्या है, इस वाले सेल की, यहाँ यहाँ ये वाली जो है, इसकी एड्रेस क्या है, तो सबसे पहले आप इस कॉलम को लोगे और इस रो को लोगे, जहां पे इंटरसेक्ट होंगे। इंटरसेक्ट का मतलब कटेंगे, उसी को उसका एड्रेस बोलते हो। दैट मीन्स यदि इसका एड्रेस बोला जाए, तो यदि इसको स्क्रॉल करो नीचे की तरफ, तो क्या दिख रहा है? सी दिख रहा है ना? तो लिखोगे इसका एड्रेस क्या है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ C9, इसका एड्रेस है। आ गया समझ में? बोलो यार।
Z control Z control Z control Z control Z control Z control control Z control. ठीक है, इतना समझ में आ गया। एसएल होता है, एड्रेस क्या होता है ये देख लिया, वर्कबुक क्या होता है, वर्कशीट क्या होता है ये देख लिए। अब हम देखते हैं फंक्शंस क्या होते हैं, फॉर्मूलाज क्या होते हैं। मैं इसको कन्वर्ट करने से पहले मैं इसको नॉर्मल फॉर्मेट में लेकर चला जाता हूँ पहले। ठीक है, तो ऐसे ही रहने देते हैं अभी जैसे। अब ध्यान से देखना, अब आप सपोज दैट किसी के ऊपर टास्क परफॉर्म कराना चाहते हो, जोड़ना चाहते हो दो लोगों को, तो मैं इसके बीच में इसमें मैं बताता हूँ। यहाँ पे मान लेते हैं मैं सपोज दैट रखा हूँ 34, ठीक है, और यहाँ पे आप रखे हो, यहाँ पे रख लेते हो, कुछ भी रख लो, क्या पास करना चाहते हो 56। अब मैं फॉर्मूला और फंक्शंस में डिफरेंस दिखा रहा हूँ। यदि मैं यहाँ पे इन दोनों को जोड़ रहा हूँ तो किसी भी सेल में जाके मैं इनको ऐड कर सकता हूँ। यदि मैं पहले फॉर्मूला के थ्रू ऐड करता हूँ, फॉर्मूला के थ्रू कभी कोई भी फॉर्मूला लिखते हैं तो इज इक्वल टू लगाते हैं, और आप चाहो तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हो A4, मैं दोनों करके दिखाऊंगा अभी एक दूसरे सेल में। यहाँ आप इस पे डायरेक्टली क्लिक करोगे ना तो ऑटोमेटिक उसका एड्रेस ले लेगा। ले लिया, बोलो ना गाइस, बोलो यार, ये एड्रेस ले लिया। अगर आप चाहते हो सर, आप चाहते हो सर मैं इस पे भी क्लिक करूंगा तो इसको भी ले लेगा क्या? नहीं, जब तक आप प्लस नहीं लगाओगे ना इनको चेंज कर लेगा, देखना। यानी कि आप इनको, इन दोनों को जोड़ना है तो सबसे पहले इनको ले लिया, अब मुझे लगाना पड़ेगा प्लस। अब प्लस लगा दिया ना तो ये समझ गया कि ठीक है अब इसके बाद कोई और आएगा, इस पे क्लिक करूंगा तो इनको ले लिया। ठीक है, अब इस करने के बाद आप जैसे इंटर प्रेस करते हो क्या हो गया, इन दोनों का सम क्या आएगा, 90 आएगा ना, जोड़ के देख लेना। अरे 6 4 10 को 0, कैरी 1, 5 3 8 और एक कैरी 1, 9। क्लियर हुआ? ठीक है, अभी तो मैंने इसको फॉर्मूला के थ्रू लिखा है, ध्यान से देखना, यहीं पे मैं फॉर्मूला को लॉक करना भी आपको दिखाऊंगा। देखो अभी तो ये इस फॉर्मेट में है तो आप ऐसे इसको लिख लिए हो, ध्यान से देखना, अभी इस फॉर्मेट में है तो आप इसको लिख लियो फॉर्मूला के थ्रू। अगेन सर यदि मैं इसको फंक्शन के थ्रू करना चाहूँ तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, इज इक्वल टू लगाओगे और सम नाम का फंक्शन लिखोगे। सर कैपिटल स्मॉल कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आपको ऑप्शन देगा बट मैं नहीं यूज करता हूँ, मैं सम ही बस लिखता हूँ ऐसे स्मॉल में। और इसके फंक्शन के अंदर आप जानते हो पैरेंथेसिस से इसकी बॉडी बनती है, और किसको ऐड करना चाहते हो, इसको, कॉमा लगाओ, और किसको ऐड करना चाहते हो, इनको, और ब्रैकेट क्लोज करके जैसे आप एंटर करोगे क्या आ गया, 90। दैट मीन्स एक ही काम को मैं फंक्शन के थ्रू भी कर सकता हूँ, फॉर्मूला के थ्रू भी कर सकता हूँ। अब आप बोलोगे सर मैं क्यों तब ऐसा करूं, कभी कभी ऐसा होता है ना कि बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आ जाते हैं तो उस टाइम पे आप को फॉर्मूला नहीं फंक्शन से यूज करने पड़ते हैं। जैसे कि अभी तो मानो लो लेवल पे निकाल रहे हो तो ठीक है, कभी आपको मीन निकालना होगा, मीडियन निकालना होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होगा, देन दैट टाइम आप क्या करोगे, फॉर्मूला तो नहीं लगाओगे ना उतना बड़ा, बोलो गाइस। तो उस टाइम पे हम फंक्शन, बेसिकली फंक्शन क्या होता है, हमारे काम को थोड़ा इजीली कर देता है, बस इतना समझो। ठीक है, अभी ये चीजें हो गई। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, A4 दिख रहा है, हाँ C6 दिख रहा है। ध्यान से देखना, यदि मैं इसको हटा दूं ना तो यहाँ पे क्या आएगा, यदि जैसे मैं इसको इरेज करता हूं, देखो 56 हो गया, ऑटोमेटिक चेंज हो गया ना। लेकिन हाँ, जब आप फॉर्मूला लगाओगे ना, यहाँ पे कोई वैल्यू है, इसके बिहाफ पे यदि इसको चेंज किए रहोगे और इसको गलती से डिलीट कर दिए तो यहाँ पे आएगा एरर। और इसीलिए इस एरर को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो फॉर्मूला बना रहता है ना, जो हम कॉलम बनाए रहते हैं, उस कॉलम में जो फॉर्मूला होता है ना उनको लॉक कर देते हैं, सो दैट कोई और ना उसे, यदि पहले वाले को डिलीट करता हूं मैं तो दूसरे वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, या मैं दूसरे वाले में कुछ कर रहा हूं तो पहले में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, सेम एज। अब इस ऑप्शन को करने के लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा, होम पे आओगे ना तो यहाँ पे ब्रश जैसे एक ऑप्शन दिखेगा, इस ब्रश वाले पे जैसे क्लिक करोगे ना आपका ये एक्टिव हो जाएगा, और जैसे इस पे प्रेस करोगे यहाँ पे पेस्ट एज वैल्यू का ऑप्शन जाएगा, जैसे इस पे प्रेस करोगे ना वहां पे 56 से जो है ना 50 ऐसे दिख रहा है ना, यहाँ पे वैल्यूज दिख जाएगा, देखो
आ गया समझ में? यानी कि सर पहले अब यहाँ पे 56 रखे हैं, यहीं पे रखे थे ना कोई वैल्यू, 34 रखो और यहाँ पे आ जाओ, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे भी देखो, लेकिन यहाँ पे चेंजेस हो गया ना, क्योंकि सर इसको तो सर लॉक कर दिए। इसको समझ में आया कि नहीं लॉकिंग प्रोसेस? दोबारा बताऊं? बोलो यार, Repeat again, please. ध्यान से देखना, एक बार और बता रहा हूं। मैं इसको भी हटा ले रहा हूं और इसको भी अभी हटा ले रहा हूं, ठीक है? और मैं ऐसे नॉर्मली आ गया। यहाँ पे मैंने क्या रखा है? 34 रखा है, यहाँ पे 56 रखा है। यदि मैं इसको ऐड कर रहा हूं तो मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिखूंगा, इज इक्वल टू लिख रहा हूं, और मैं क्या पास करूंगा? इसको लिख दूंगा और प्लस लगा के इसको क्लिक कर दूंगा। अभी ये क्या है गाइस, जैसे इंटर करते हैं यहाँ पे क्या है? 90 है। क्या है? 90 है, देखना। अब यदि मैं इसको हटाऊं या इसको हटाऊं ना, तो इसमें ऑटोमेटिक चेंजेस हो जाएंगे। हो गया ना? देखो, लेकिन वही काम हमें नहीं करना है। मैं चाहता हूं ना वो चेंजेस ना हो। मैं चाहता हूं ना कि इन दोनों के साथ में कोई भी छेड़छाड़ करूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो आप क्या करोगे? इसको लॉक करोगे। लॉक करने के लिए यहाँ पे आओगे, यहाँ पे फॉर्मूला विजिबल हो जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर्मूला विजिबल होगा आपको, एक मिनट यार, ठीक है, जैसे यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखना, यहाँ पे जो ब्रश दिख रहा है ना, जैसे इस ब्रश ऑप्शन पे प्रेस करते हो ना, ये पेस्ट वाला ऑप्शन एक्टिव हो जाता है। जैसे मैं इस पे पेस्ट एज वैल्यू करना, देखना बहुत सारा दिखेगा ऑप्शन। यहाँ पे पेस्ट एज वैल्यू वाले में यहाँ पे जो दे रहा है ना वैल्यूज, यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे ना, ये फॉर्मूला लॉक हो जाएगा, यानी कि फॉर्मूला हट जाएगा, वो वैल्यू के जैसे ट्रीट करने लगेगा। ठीक है, ये 90 हो गया ना गाइस। अब यदि मैं इसको हटाऊं ना, तो भी उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इस देखो, दिक्कत आई है? कोई चेंजेस हुआ है? No, sir. लो सर, अभी तो मैंने छोटे लेवल पे बताया तो ऐसे यूज कर रहे हो। यही काम जब आप कभी कभी देखो ऐसे करते हो, 2 सेल में, सपोज दैट इसमें किसी का फर्स्ट नेम है, ऐसे लिख रहा हूं। यहाँ पे मानो मैं लिखा हूं रवि, और यहाँ पे मैंने लिखा है सिंह। अब मैं चाहता हूं ना इन दोनों को ऐड करना। ठीक है, मैं इन दोनों को ऐड करने के लिए सिंपली आप क्या लिखोगे? इज इक्वल टू लगाओगे और इसको लिख दोगे और प्लस लगा के इसको लिख दोगे। जैसे ये काम करते हो, दोनों एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे। ध्यान से देखना, दोनों एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे। स्पेस वगैरह कैसे देते हैं मैं बता रहा हूँ, बस फॉर्मूला लॉक करने का भाई प्रोसीजर बता रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे साइड इंटर प्रेस करता हूँ ना, ऑटोमेटिकली आप, एक मिनट, इक्वल टू, ऐड क्यों नहीं कर रहा है यार? A2 प्लस फंक्शंस लगा के देखता है। एरर क्यों आ रहा है? वैल्यू एरर क्यों आ रहा है गाइस? सर नंबर को ऐड करेगा ना बस। यार नंबर को ऐड करेगा, इसके लिए माते कैनकेटिनेट, यदि आपको कैनकेटिनेट नाम का फंक्शन यदि यूज करना पड़े, कैनकेटिनेट नाम का फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। पहले नंबर को देखते हैं, अभी कैनकेटिनेट यूज कर लेंगे। इसमें कैनकेटिनेट ही होता है ना, कैनकेट करते हैं इसको, कॉमा इसको करता है। ठीक है, ये कैनकेटिनेट हो गया ना। कैनकेटिनेट नाम का फंक्शन करके यदि देखना, यदि मैं इसको हटाता हूं ना, तो इसमें चेंजेस हो जाएंगे। अभी देखना, यहाँ इस सेल में है और इसको मैं हटाता हूँ और इस पे मैं आता हूँ, देखना इसमें चेंजेस आ गया ना। अब आप चाहते हो सर ये चेंजेस ना दिखे, यहाँ पे जो पहले से मैं था उसको रख देता हूँ। अब आप चाहते हो सर यदि इसमें इन दोनों के साथ कुछ भी चेंजेस करे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़नी चाहिए। तो आप इस सेल पे आओगे और यहाँ पे आपको फार्मूला बार, इसको फार्मूला बार बोलते हैं। फार्मूला बार में ये फार्मूला दिखेगा। इस फार्मूला को फिक्स करने के लिए, लॉक करने के लिए इस ब्रश पे आओगे, इसी को बोलते हैं फॉर्मेट पॉइंटर का ऑप्शन। इस पे जैसे करोगे ना, ये एक्टिव हो जाएगा साइड वाला पेस्ट का। इस पे जैसे आएंगे हम, पेस्ट एज वैल्यू पे जैसे प्रेस करेंगे ना, ये क्या करेगा? इसको फॉर्मूलास को लॉक कर दिया। यहाँ पे देखो वैल्यूज दिख रहा है फार्मूला बार में, फार्मूला नहीं दिख रहा है। अब एक काम आप कर लिए, अब इनको हटाओ चाहे इनको हटाओ, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। देखो इसको मैं हटा दिया
और इस सेल पे आ गया, कोई चेंजेस नहीं होगा। यही होता है फॉर्मूला को लॉक करने की प्रोसीजर। क्लियर? फंक्शन और फॉर्मूला में दोनों में कोई दिक्कत नहीं है किसी को? कोई कंफ्यूजन? सर रवि सिंह में स्पेस डालिएगा किसी तरह। ठीक है, रुक जाओ, कंट्रोल जेड करके मैं बैक कर लेता हूँ, फिर कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, फॉर्मूला वाले ऑप्शन पे ही चले जाते हैं। ठीक है, फॉर्मूला भी है ना? ठीक है, यहाँ पे कॉमा मैं लगाता हूँ। ठीक है, और मैं इसके बीच में थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ और फिर मैं कॉमा लगा लेता हूँ और यहाँ पे आके मैं एंटर प्रेस करता हूँ। हो गया? अरे यार, स्ट्रिंग बनाते हो ना, पाइथन में बनाए थे ना, सेम पाइथन वाला काम कर रहे हो यहाँ पे। नहीं समझ में आया? यहाँ पे देखो, यही है ना, ये दोनों अभी आपस में ऐसे कॉमा लगा के करेंगे तो ये दोनों अटैच होके दिखेंगे। बट आप चाहते हो ना सर ये अटैच होके ना दिखे, तो आप जानते हो कॉमा का यूज करते हैं हम सेपरेट करने के लिए, और स्ट्रिंग हम बनाते हैं डबल कोटेशन से, और इसमें थोड़ा सा स्पेस दे दिए और फिर क्लोज कर दिए। दैट मीन्स ये स्पेस इनके बीच में ट्रीट होगा ऐसे। सर आप चाहते हो, सर मैं चाहता हूँ इसके बीच में किसी और को पास करना, तो कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल कर सकते हो। इसके अंदर सपोज दैट चाहते हो इधर भी थोड़ा सा स्पेस आ जाए और इधर भी आ जाए। क्लियर? सर एक बार और कीजिएगा। अरे यार, ठीक है, पहला वाला था, मैंने पहले वाले को ऐसे लिखा है, ये दिख रहा है, यानी कि इसकी वाली एड्रेस E2। सबसे पहले कॉलम लिखते हैं, कॉलम का नाम है A और रो का नाम है 2, A2 हो गया। कॉमा लगा के क्या करते हो बाबू? सेपरेट करते हो। ठीक है, आप बोले हो सर मैं चाहता हूं इसके बीच में कुछ और आ जाए या स्पेस आ जाए, तो स्पेस करने के लिए आप नॉर्मली क्या करोगे, यहां से कुमार हटा दो और बस आप दो क्या लिखते हो, स्ट्रिंग बनाने के लिए आप डबल क्या लिखते हो, डबल कोटेशन यूज करते हो। डबल कोटेशन के अंदर मैंने एक स्पेस दे दिया, अब स्पेस दिया और फिर कॉमा से सेपरेट कर दिया, यानी कि पहली वाली वैल्यू दिखेगी और मैं जो डबल कोटेशन के अंदर स्पेस दिया हूं वो स्पेस दिखेगा और दूसरी वाली दिख जाएगी। यदि आप ये काम नहीं करते ना, यहाँ यदि इसके जगह पे कुछ भी चाहते तो यार स्ट्रिंग के अंदर हम जो भी लिखे वो एज इट इज दिखता है कि नहीं दिखता है? यस सर। ठीक है, अब इसके अंदर यदि आप कॉमा लगाते हो ना, तो एक कॉमा भी आपको विजिबल हो जाएंगे। देखो, बोलो गाइस। आगे बढ़िए सर। आगे चले? ठीक है, और क्या था यार, और इसमें कुछ था बचा था। सेल एड्रेस हो गया, सेल हो गया, कॉलम्स क्या होते हैं ये भी दिखा दिए, रो क्या होता है, रो कॉलम्स भी बताना है, रो कॉलम भी बता दिया, वर्कबुक के वर्कशीट हो गया, फॉर्मूला एक्सेल में क्या होता है, फंक्शंस क्या होता है, रेंज क्या होता है। ठीक है, रेंज बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना रेंज क्या होता है। सपोज दैट आप यहाँ पे कुछ लिखते हो 23, यहाँ पे 34 और यहाँ पे 45, कुछ भी ले लेते हैं, यहाँ पे 46, और यहाँ पे मैं इसको सपोज दैट सम कर रहा हूँ, तो मैं इज इक्वल टू लगा रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सम। सम लिखने के बाद मैं कोटेशन लगा रहा हूँ, कोटेशन लगाने के बाद ध्यान से देखना, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आओगे ना तो ऐसे दोनों साइड एरो का सिंबल दिखेगा, इस पे इसको क्या करोगे, एक फिंगर से अपने कर्सर को रोक के रखोगे प्रेस करके, और दूसरी साइड से इसको थोड़ा सा खींचते हुए लाओगे यहाँ तक। सर एक हमें ये करना पड़ेगा, एक और मैं तरीका बता रहा हूँ इसको करने के लिए। यहाँ तक कर दिया और मैं कोटेशन ब्रैकेट क्लोज कर दिया। देखो अब यहाँ पे क्या हो गया, ये रेंज बता रहा है, ये 4 से लेके B5 तक की रेंज है, इसे रेंज बोलते हैं। और इंटर जैसे प्रेस कर दिया तो इसके रेंज में जो भी आएगा उनको क्या कर देगा, कम कर देगा। आगे समझ में रेंज क्या होता है। सर यदि मुझे कोई और तरीका बताओ जिसके थ्रू मैं कर सकूं, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, सम या
सम ही कर लेते हैं, सम लिख लेते हैं। अब इस पे प्रेस करो, इसकी एड्रेस ले लिया, शिफ्ट ध्यान से सुनना, शिफ्ट प्रेस करके लेफ्ट राइट टॉप डाउन जो भी प्रेस जिधर भी जाना है ना, आप वो बटन प्रेस करोगे, एरो की प्रेस करोगे, शिफ्ट दबा प्रेस किया हूँ एक फिंगर से। अब देखना यहाँ पे मैं राइट साइड राइट वाला एरो की प्रेस कर रहा हूँ तो राइट साइड में आऊंगा। अब 2 ले लिया है, अब बटन पे आना चाहता हूँ तो बटन पे आ जाऊंगा। इतना कर लिया और मैं ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर कर दिया। इसको बोलते हैं रेंज, दिस इज अ रेंज, जिसे हम टेक्निकल वर्ड में क्या बोलते हैं गाइस? इसको टेक्निकल वर्ड में क्या बोलते हो? रेंज। रेंज तो ठीक है, लेकिन पाइथन में जब हम पढ़े थे तो इसको क्या पढ़े थे? स्लाइसर करते थे ना यार, स्लाइसिंग करते थे ना। हाँ, लेकिन स्लाइसिंग में हमें बताना पड़ता था, बस इतना समझो कि हम रेंज ले रहे हैं, यानी कि उसके उतने तक की रेंज ले लिया हो। हाँ, अगेन आप चाहते हो ये चीजें इस फॉर्मेट में इन तीनों को सम करना, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे आ जाओ, सम या कुछ भी लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट तो ऐसे नहीं करेगा, ठीक है, कुछ तो नहीं करता है, कुछ भी कर देता है। अब यहाँ पे मैंने क्लिक किया, इसकी एड्रेस ले लिया, शिफ्ट प्रेस करके इधर आया, इस साइड से भी कर सकते हो आप। 147 हो गया। लेकिन हाँ देखना, कभी कभी किसी किसी सिचुएशन में आपको एक्सेस नहीं देता, जैसे ये 2 वैल्यू लिया हूँ, ये 2 वैल्यू लिया हूँ और यहाँ पे बीच में मैं गैप कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैं कुछ और रखता हूँ और मैं चाहता हूँ ये वाली वैल्यू ना ऐड हो, तो उस टाइम पे हमें कंडीशंस यूज करने पड़ते हैं। क्योंकि आपको पता है यदि इसके अंदर कोई वैल्यू है, यदि हम रेंज ऐसे सेलेक्ट करें, यदि हम ऐसे रेंज लें, तो कहीं ना कहीं ये 2 वाले ब्लैंक को भी वो कर लेगा और इनको भी कर लेगा। हाँ, इसके अंदर यदि वैल्यू है तब तो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं है तब तो वो अपना काम कर लेगा अच्छे से। उस कंडीशंस को अप्लाई करने के लिए हमें फंक्शंस यूज करने पड़ते हैं, फॉर्मूला यूज करने पड़ते हैं। इफ यदि ऐसे ऐसे हो तो कैसे होगा, वो सारा प्रोसीजर आपको लिखना पड़ेगा फंक्शंस के थ्रू, हम वो टास्क अप्लाई करते हैं। बट एज अ डेटा एनालिटिक्स आप जब कंपनी में काम करते हो तो आपको 2-3 चीजें जो सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं, आपको ये याद रखना है कि सर मुझे कुछ ऐसे यहाँ पे ऑप्शंस दिखते हैं ना, जिन ऑप्शंस को मुझे बार बार यूज करना पड़ता है। पहला नंबर तो उसे एक्सेस टूल बार के थ्रू टॉप पे लेकर चले जाओगे, सो दैट आपको बार बार इसमें फाइंड ना करना पड़े। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी डेटा में, जैसे यही डेटा है, मैं ले लेता हूँ 47 मान लेता हूँ इसको, तो किसी और में वैल्यूज रखता हूँ, यहाँ पे सपोज दैट मैं रख ले रहा हूँ 34.78 ऐसे कुछ करके, ऐसे वैल्यूज हैं, ठीक है। आप चाहते हो, कभी कभी ऐसा सिचुएशन आपके पास आता है कि चाहते हो ना कि ये जो इसमें वैल्यूज है ना, डेसिमल के बाद एक ही वैल्यूज तक दिखे, 2 ही तक दिखे। या कभी ऐसा आता है, ऐसे ले सकते हो, किसी की सैलरी कभी भी डेसिमल में आती है क्या? या सैलरी वाले में है, सैलरी वाले में आप एवरेज सैलरी निकाल रहे हो, कुछ भी फाइंड कर रहे हो, वो डेसिमल में आ रहा है, तो उस डेसिमल को रिमूव करने के लिए नॉर्मली आप पाइवट टेबल में ही वो काम करोगे, यहाँ पे नहीं करोगे। पाइवट टेबल पे जब जाओगे वहां पे सिलेक्ट करोगे इस वैल्यू को, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर न्यूमेरिक वाले में आओगे और यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज करने का ऑप्शन देता है, देखो दे रहा है ना। वैसा नहीं है कि सर डिक्रीज हो रहा है वैल्यू नहीं बढ़ रही है, वैल्यू भी बढ़ रही है गाइस। देखो पहले स्टार्टिंग में क्या था, 7 था, 8 था, 7 था, लेकिन जब आप एक एक कम कर रहे हो तो देखो क्या हो रहा है, यानी कि मैथमेटिक्स का रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं यहाँ पे। तो हमें वो काम करना पड़ता है। हाँ, लेकिन ये हमें हमें ये आइडिया होना चाहिए कि हाँ, जैसे एक बोल दो, किसी की सैलरी कभी भी ऐसे नहीं आती है सर डेसिमल में। हाँ, यदि इंसान का कुछ, किसी ह्यूमन का एवरेज निकाल रहे हो, इंसानों का एवरेज, 2 लोगों का एवरेज यदि इंसानों का निकाल रहे हो, तो ऐसा थोड़ी है कि दशमलव में आएगा। सर जी जो लिखे हैं 34.8, 8 के बाद 32 लिखिएगा। 8 के बाद 3 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, ध्यान से देखना पड़ेगा। 5 यदि रहता ना, ये 5 या 5 से ज्यादा रहता है तब वो बढ़ाता है या कम करता है, ठीक है। बाकी मैं कर देता हूँ आप वाला काम, ठीक है। 1 मिनट यार, एक मिनट इसको चेंज करने दो।
ऐसे लिख देते हैं 7345 ऐसे लिख देते हैं, बड़ा ही वैल्यू ले लेते हैं। तो ऑटोमेटिक 34.7 ले ले रहा है, कंसीडर कर ले रहा है। बट यदि यहाँ पे ले लेते हैं 34.734 और यहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, इसको सिलेक्ट किए, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आओगे नंबर्स वाले में, आपको क्या बोल रहे हैं, डिक्रीज डेसिमल, डेसिमल को डिक्रीज करो। इस पे जैसे प्रेस करते हो ना, देखो एक एक चीज डिक्रीज हो रही है ना, एक और वैल्यू को। अब सर आप बोलोगे सर ये वैल्यू अब क्यों नहीं बढ़ रही है? देखो जब 5 या 5 से अधिक रहता है ना, तब इधर वाले को बढ़ाता है। यदि इसी की जगह पे ये रहता तो वैसे कर लेगा, क्योंकि मैंने उसको बढ़ा दिया, ठीक है। यहाँ पे कर लेता हूं मैं 5। रुक जाओ, इस पे आते हैं, इसको इंक्रीज करते हैं, पहले जैसे था, ठीक है, यही है ना। अब इस पे आओगे, नॉर्मली इस पे प्रेस करोगे, प्रेस करने के बाद आप इस नंबर वाले फॉर्मेट पे आओगे और देखना इसको एक एक कम कर रहे हैं, चेंजेस हो रहा है ना। यानी कि मैथमेटिक्स का रूल बोलता है कि बाबू देखो, जब दशमलव के बाद ना 5 या 5 से अधिक रहना, तो बाद वाले को बढ़ा देता है, अपने पहले वाले को बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है, एक बढ़ा देता है, ठीक है।